सुधा और उसकी बेटी प्रिया पति की मौत के बाद देवर और देवरानी के सहारे किसी तरह गुजर बसर कर रही थीं। देवर पीयूष तो ठीक था, लेकिन देवरानी अंकिता उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। सुबह का वक्त था। अंकिता बोली, सुबह से बस फर्श ही घिस रही हो। खाना क्या तेरा मरा हुआ पति ऊपर से आकर बनाएगा? सुधा ने शांत स्वर में कहा, खाना मैं बना देती हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा मत कहिए। देवर जी के दफ्तर जाने से पहले खाना तैयार हो जाएगा। अंकिता झल्लाई, तू तो दिन पर दिन कामचोर होती जा रही है। अब जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी सुधा चुपचाप रसोई में चली जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। सुधा हर रोज का सारा काम करती और प्रिया भी उसकी मदद करती। लगातार मेहनत के कारण एक दिन सुधा बीमार पड़ जाती है। तेज बुखार से तप रही थी। सुबह देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। अंकिता ने दरवाजा खोलते ही ताना मारा, अरे जेठानी जी, 9 बज गए और अब तक बिस्तर पर। काम करने का इरादा नहीं है क्या? सुधा ने धीमी आवाज में कहा, अंकिता, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं होगा। अंकिता गुस्से में चिल्लाई, वाह जी वाह। खाने में तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन काम करने में बीमारी आ जाती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मत रहना। सामान उठाओ और निकल जाओ। वह सुधा और प्रिया का सामान घर से बाहर फेंक देती है। सुधा अपनी बच्ची का हाथ थामे सड़क पर निकल जाती है। बुखार से तपती हुई कुछ दूर चलकर चक्कर खाकर गिर जाती है। प्रिया घबराकर बोली, माँ, आप यहीं रुको, मैं पानी लाती हूँ। वह नदी से बोतल में पानी भरकर लौटती है, लेकिन माँ वहां नहीं मिलती। प्रिया चीखती है, माँ, कहाँ चली गई आप? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। रोते रोते वह चाची के घर पहुंचती है और सब बताती है। अंकिता कहती है, मुझे तो लगता है तेरी माँ किसी यार के साथ भाग गई होगी। देवर उसे रोकता है, लेकिन अंकिता प्रिया को घर में रख लेती है ताकि उससे सारा काम करवा सके। उसे झूठा बासी खाना ही खाने को देती। प्रिया मजबूरी में वही खाती। एक दिन अंकिता का बेटा जिद करता है कि उसे मैक्रोनी खानी है। सब लोग एक मशहूर ठेले पर पहुंचते हैं जहां लंबी लाइन लगी होती है। लोग कहते हैं, वाह, इस ठेले वाले की मैक्रोनी का स्वाद गजब है। इंतजार के बाद जैसे ही उनका नंबर आता है तो सब दंग रह जाते हैं। ठेले पर खड़ी औरत सुधा थी। प्रिया दौड़कर गले लगती है, माँ, तुम जिंदा हो। सुधा रोते हुए बताती है, बेटी, उस दिन मैं बेहोश होकर गिर गई थी। एक बूढ़े बाबा ने मुझे बचाया। उन्हीं के साथ रहकर मैंने यह मैक्रोनी बनानी सीखी। उन्होंने मुझे सहारा दिया, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगी। देवर उसे घर चलने को कहता है, लेकिन सुधा मना कर देती है। अब वह और प्रिया बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। इसी बीच कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। उर्मिला अपनी बेटी सानवी का रिश्ता तय करती है और लड़के वालों से कहती है कि बेटी को हर तरह का खाना बनाना आता है, खासकर कॉन्टिनेंटल। जबकि सानवी को साधारण रोटी सब्जी भी ढंग से बनाना नहीं आता। मगर शादी हो जाती है। शादी के बाद सास कहती है, बहू, अब जल्दी से कॉन्टिनेंटल खाना बना दो। सानवी घबराकर तुरई ग्रिल कर देती है और ऊपर से मेयोनीज केचप लगा देती है। अर्नव थाली देखते ही कहता है, माँ, ये कौन सी सब्जी की लाश है? सास डांटते हुए, चुप रह। बहू ने बनाया है तो यही कॉन्टिनेंटल होगा। धीरे धीरे सानवी अजीब अजीब डिश बनाने लगती है, पनीर स्वाहा, आखिरी पास्ता वगैरह। घरवाले मन मसोस कर खाते रहते हैं। एक दिन रिश्तेदार आते हैं, जिनमें मयंक नाम का प्रोफेशनल शेफ भी होता है। सबको गर्व से कहकर डिश परोसी जाती है। मयंक खाते ही गुस्से से बोल पड़ता है, ये खाना है। ये तो किसी ग्रह का भी खाना नहीं है। ये कॉन्टिनेंटल तो कतई नहीं। सानवी रोते हुए सच कबूल कर लेती है, मम्मी जी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। सब यूट्यूब देखकर गड़बड़ कर दी। अर्नव पूछता है, तो आप लोग उंगलियां चाटकर खाते थे? सास हंसते हुए कहती है, उंगलियां चाटकर नहीं, नाक बंद करके खाते थे।
सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। आवाज आती है, दोस्तों, रिश्तों में झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। मेहनत और सच्चाई से ही जिंदगी सफल होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और छोटा करके सिर्फ पहला हिस्सा, सुधा और प्रिया वाला, ही रख दूं ताकि कहानी ज्यादा इमोशनल और असरदार लगे?